दो प्रश्न। राजा विक्रम सिंह के दरबार में कई दरबारी चतुर चिरंजीवी से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उनके एक दरबारी छित्तरमल तो मन ही मन चिरंजीवी से हमेशा जलते रहते थे। उनका बस चले तो वे चिरंजीवी को देश से निकलवा दें। एक बार छित्तरमल एक जंगल में घोड़े पर बैठकर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे। छित्तरमल ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रुककर प्रवचन सुनने लगे। छित्तरमल को ऐसा आभास हुआ कि यह बाबा बड़े ज्ञानी है। कुछ देर के बाद प्रवचन समाप्त हुआ और सभी लोग ज्ञानेश्वर बाबा की जय, ज्ञानेश्वर बाबा की जय का नारा लगाने लगे। ज्ञानेश्वर बाबा प्रणाम। कल्याण हो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? बाबा मेरा नाम छित्तरमल है। मैं राजा विक्रम सिंह के यहाँ एक मुलाजिम हूँ। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी धनी हैं। आपके विचार सुनने के लिए मैं रुक गया। मेरे राज्य में भी एक चतुर चिरंजीवी नाम के विद्वान हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत घमंड है। छित्तरमल, मैंने तो बड़ी तपस्या करके बहुत ज्ञान और विद्या सीखी है। मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर चुटकी बजाते ही दे सकता हूँ। यदि कोई मेरे सामने अपना विद्वता दिखाता है तब मैं उससे दो प्रश्न करता हूँ। यदि वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देता है तब तो ठीक है, वरना मैं सामने वाले की बुद्धि खींच लेता हूँ। कहो, मैं तुमसे दो प्रश्न कर सकता हूँ? नहीं महाराज, मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने लायक नहीं हूँ। मैं कोई विद्वान भी नहीं हूँ। अभी आपने ही कहा कि यदि सामने वाला प्रश्न का उत्तर ना दे पाया तो आप उसकी बुद्धि खींच लेते हैं। वैसे ही मेरे पास थोड़ी बहुत बुद्धि रह गई है। अगर वो आपने ले ली तो तब मैं बुद्धिहीन बनकर दर बदर भटकता रह जाऊंगा। यदि ऐसी बात है तो मुझे उस विद्वान चिरंजीवी से ही मिला दो। क्या कहा था तुमने? चतुर चिरंजीवी? हाँ महाराज, वो आपसे मुकाबला कर सकता है। भला किसकी मजाल है जो ज्ञानेश्वर बाबा के सामने टिक पाए? चलो इस चिरंजीवी को भी आजमा लेता हूँ। आज तक कोई मेरे सामने टिक नहीं पाया। यह किस खेत की मूली है? ठीक है बाबा, कल मैं आपको चतुर चिरंजीवी से मिला दूंगा। इसके बाद आप स्वयं मुकाबला कर लीजिएगा। दूसरे ही दिन ज्ञानेश्वर बाबा राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गए। राजा और दरबारियों ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। छित्तरमल ने राजा विक्रम सिंह को ज्ञानेश्वर बाबा के बारे में बता दिया। ज्ञानेश्वर बाबा प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक चिरंजीवी नाम के विद्वान भी है। उनकी चतुराई और विद्वता की मैं बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चतुर चिरंजीवी हमारे दरबार में उपस्थित है। मैं चिरंजीवी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज, आप ज्ञानी धनी हैं, बड़े विद्वान हैं। आपके सामने मैं एक साधारण इंसान हूँ। चिरंजीवी, तुम अपने आप को बहुत विद्वान कहते हो। महाराज, ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए दो प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उसका सही उत्तर दिया तो ठीक है, वरना तुम बुद्धिहीन बन जाओगे। ठीक है महाराज, पूछिए। वो कौन सा वस्तु है जो हर जगह विद्यमान है पर दिखती नहीं? वो कोई जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। वो क्या है जो हम सबके शरीर के अंदर है, लेकिन कभी भी कहीं भी मुक्त रूप से जा सकता है? ये दोनों प्रश्न सुनने के बाद छित्तरमल मन ही मन यह जानकर खुश हो जाता है कि अब चिरंजीवी
कहा है। क्या कहा? मेरे प्रश्न सरल है? यदि सरल लग रहे हैं तो इनका शीघ्र उत्तर दो। आपने पहला प्रश्न पूछा कि वो कौन सी वस्तु है जो हर जगह विद्यमान है पर दिखती नहीं है। वो कोई जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसका उत्तर है हवा। हवा विद्यमान होकर भी दिखाई नहीं पड़ती। हवा के बिना जीवन भी संभव नहीं है। आपका दूसरा प्रश्न था वो क्या है जो हम सबके शरीर के अंदर है, लेकिन कभी भी कहीं भी मुक्त रूप से जा सकता है। इसका उत्तर है मन। मन हमारे अंदर है, लेकिन कहीं भी मुक्त रूप से जा सकता है। वाह वाह, तुम्हारे दोनों उत्तर सही है। इसके बाद चिरंजीवी ने यह निश्चय किया कि एक प्रश्न वो ज्ञानेश्वर बाबा से भी पूछेंगे। महाराज, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो कौन सा शब्द है जिसे सही पढ़ा जाता है तो भी गलत है और गलत पढ़ा जाता है तो भी गलत है? ज्ञानेश्वर बाबा इस प्रश्न को सुनकर चकरा जाते हैं और बगले झांकने लगते हैं। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है गलत। इसे सही पढ़ो या गलत पढ़ो, गलत ही सामने आएगा। ज्ञानेश्वर बाबा की पगड़ी सर से निकलकर नीचे गिर गई। वो बहुत दुखी हो गए। हे भगवान, मेरे गुरु के श्राप से मेरी बुद्धि मेरे शरीर से बाहर निकलकर चिरंजीवी के पास पहुंच चुकी है। चिरंजीवी, मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया। यह मेरी बड़ी भूल थी। आज मुझे घमंड की सजा मिल गई। चतुर चिरंजीवी, तुम सचमुच बहुत चतुर और ज्ञानी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारा कल्याण करे। चित्रकार का पुरस्कार। राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक धनराज नाम के बहुत मशहूर चित्रकार थे। वे हमेशा शानदार और लाजवाब चित्र बनाते थे और उनके द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। एक बार वे बहुत दुखी होकर चतुर चिरंजीवी से आकर उनके घर पर मिले। चिरंजीवी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आओ प्यारे चित्रकार, आओ आसन ग्रहण करो। धनराज आसन पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलक रही थी। चिरंजीवी ने उन्हें नाश्ता कराया और शरबत पिलाया। इसके बाद चेहरे के भाव पड़ने लगे। अपना चित्र बनाने के लिए अपने बंगले पर बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका सुंदर हूबहू चित्र बना सकता हूँ। मैंने हामी भर दी और उन्होंने मुझसे वादा किया कि यदि मैंने उनका हूबहू आकर्षक चित्र बना दिया तो मुझे 10 सोने की अशरफियां इनाम में देंगे। फिर क्या हुआ? मैंने कुछ ही देर में देखते देखते उनका हूबहू प्यारा सा चित्र बना दिया। उनकी शानदार पगड़ी और लंबी दाढ़ी भी चित्र में हूबहू बनाई। सेठ सोमराज ने तिरछे बैठकर अपनी तस्वीर बनवाई थी, इसीलिए तस्वीर में उनका एक तरफ का ही चेहरा नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे इनाम के लिए दूसरे दिन बुलाया। मैं जब दूसरे दिन सेठ सोमराज के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दाढ़ी बहुत छोटी करवा ली थी। मैंने अपना बनाया हुआ चित्र सेठ जी के सामने रख दिया। सेठ सोमराज मेरे द्वारा बनाए हुए चित्र को देखकर हंसने लगे। मैं भी भौचक्का रह गया। सेठ जी ने कहा कि चित्र हूबहू नहीं बना पाए, इसमें तुमने मेरी दाढ़ी बहुत लंबी बना दी है, जबकि मेरी दाढ़ी छोटी है। मैं इस चित्र के लिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। अच्छा, इसका अर्थ यह हुआ कि वे जानबूझकर इनाम नहीं देना चाहते थे। फिर क्या हुआ? हुजूर, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा चित्र बना दूंगा, आप निश्चित रहिए। इस प्रकार से मैंने पुनः उनका एक चित्र बना दिया। उन्होंने मुझे फिर अगले दिन बुलवा लिया। इस बार तो उन्होंने पूरी दाढ़ी सफा चट करवा दी थी। वो मेरा चित्र देखकर फिर से कहने लगे कि इस बार भी तुमने गलती कर दी है। मेरी तो दाढ़ी सफा चट है और इसमें तुमने दाढ़ी बना दी है।
मुझे उनके यह रवैया बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने संयम से काम लिया। मैंने उनसे कहा कि जब मैंने आपका चित्र बनाया था उस समय आपकी जितनी दाढ़ी थी उतनी मैंने चित्र में बनाई है। इसके बाद आपने दाढ़ी सफा चट करवा दी, इसमें मेरा क्या कसूर है? वे कहने लगे, किसी को भी यह चित्र दिखा दो और पूछ लो, कोई भी व्यक्ति चित्र को मेरा हूबहू चित्र नहीं कहेगा। इसके बाद क्या हुआ? मैंने सेठ जी से फिर पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन चित्रकार धनराज कपड़े में लपेटे एक फ्रेम के साथ सेठ शोभराज के सामने प्रस्तुत हो गए। सेठ उन्हें देखकर चौंक गए। सेठ ने आज अपना रूप फिर से बदल लिया था। उन्होंने अपनी दाढ़ी, मूछ सब कुछ सफाचट कर दी थी। अरे धनराज, तुम फिर से वापस आ गए। जब मेरा चित्र हूबहू बना ही नहीं पाए तो लौटकर यहाँ किस मुंह से आए हो? अरे सेठ जी, आप चिंता मत करिए, इस बार आया हूं तो आपको आपका हूबहू चित्र दिखाऊंगा, वरना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। धनराज, क्या सचमुच तुम मेरा हूबहू चित्र मुझे दिखा सकते हो? बेशक सेठ जी, आज मैं आपको हूबहू चित्र दिखाऊंगा। सेठ मन में सोचने लगे कि चित्रकार ने वही पहले वाला चित्र बनाकर लाया होगा। इस बार फिर उनको खाली हाथ वापस लौटा दूंगा और इनकी बहुत हंसी भी उड़ाऊंगा। चित्रकार ने वही फ्रेम खोला और सेठ के सामने रख दिया। सेठ जी, ये देख लीजिए आपका चित्र। आपका जैसा रूप है वो सामने उपस्थित है। आप चाहे जितनी बार देखेंगे आपका वही स्वरूप सामने आएगा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। चिरंजीवी भी आकर सामने खड़े हो गए। सेठ जी, आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। चाहे दाढ़ी मुड़वा लो, चाहे मूछ, चाहे जो भी कर लो, छिपाए ना छिपेगा। जिसका जैसा रूप है वही तो दिखेगा। आपने बहुत सारी कलाकारी कर ली और इस चित्रकार को झुठलाते रहे। इससे किस बात का बदला ले रहे थे? पुरस्कार मिला और चालवाल सेठ को जुर्माने लगने के साथ साथ सही सबक मिला।